ओके, स्क्रीन शेयर हुआ क्या? कंफर्म करेंगे? यस सर। आवाज आ रही है? यस सर, आ रहा है। ठीक ठीक, चलो ठीक है। तो आज हम कुछ और क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। देखिए, जून 2011 का क्वेश्चन है, इन IR स्पेक्ट्रम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, ये आपका कोबाल्ट का एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है जिससे कोबाल्ट हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है। द कोबाल्ट हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेचिंग इज ऑब्जर्व्ड एट 1840 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है। द COD cobalt deuterium stretching in COCN5D will appear at nearly। ठीक है, मतलब आपको क्वेश्चन में कोबाल्ट हाइड्रोजन बॉन्ड का जो स्ट्रेचिंग है उसका जो है फ्रीक्वेंसी दे दिया है। ठीक है, उसके लिए आपका जो स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व होता है वो मिल गया है, आपको क्वेश्चन में मेंशन है। और आपको कोबाल्ट ड्यूटेरियम के लिए पूछ लिया है कि इसके लिए स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कौन से कॉन्सेप्ट का है भैया, किसी को क्लिक हो रहा है क्या? ऐसे देख वो फार्मूला लगेगा शायद, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला 1/2 पाई अंडर रूट k/μ का। ठीक है, तो ये मतलब म्यू कहीं ना इनवर्सली कहीं प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना, रेड्यूस्ड मास एग्जैक्टली, रहता है। ये हाइड्रोजन है, ये ड्यूटेरियम है। ठीक है, तो आइसोटोप इफेक्ट का ही तो क्वेश्चन है क्या है? हाँ सर, हाँ। समझ आ रही है बाकी लोगों को? तो कहीं ना कहीं ये आइसोटोप इफेक्ट का क्वेश्चन है। तो अगर हम आगे बढ़ें, ठीक है, तो अगर हम आगे बढ़ें तो ध्यान देना, हमको पता है कि जो आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन होता है, एक सेकेंड में इसको मिटा देता हूँ। जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन होता है हम यही पढ़ें क्या, 1/2 पाई जूल में अगर होगा तो C नहीं आएगा, 1/2 पाई k अंडर रूट k/μ, ये फार्मूला पढ़े अपन, यहाँ पर k फोर्स कांस्टेंट है और आपका म्यू जो है रिड्यूस मास है। अपन देखें इन चीजों को, पढ़ चुके हैं। तो फिर यस। क्या आप ये बोल सकते हैं कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ म्यू? अगर फोर्स कांस्टेंट को हम नियरली मान लें उसके, तो म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/μ। इज इट क्लियर? ठीक है, यस सर। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखना है, मिस प्रिंट हुआ है यहाँ पर, ये एक्चुअल में थोड़ा उल्टा लिख दिया है। ठीक है, ये ऊपर में म्यू COD है। एक सेकेंड ना, कुछ लोग ज्वाइन होने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, हाँ, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर म्यू COD है, ऊपर COD है तो ये D वाला जो है नीचे आएगा। ओके, और ये ऊपर होगा H वाला COH। इज इट क्लियर? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना? ठीक है, तो आपको पता है किसी डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए रिड्यूस मास हम कुछ ऐसे पढ़े थे क्या, M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2। ये फार्मूला याद आ रहा है क्या किसी को? तो अब हम अगर बात करें कोबाल्ट और ड्यूटेरियम और कोबाल्ट और हाइड्रोजन की, तो कोबाल्ट का जो एटॉमिक जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो ऑलमोस्ट जो है 60 के आसपास होता है। तो ये 60 × 1/61, हाइड्रोजन का 1 और कोबाल्ट का 60, तो 61 हो जाएगा ये। और ये 60 × 2, ड्यूटेरियम का ऑलमोस्ट 2 ले रहे हैं अपन मास को, तो 60 × 2/62। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये अराउंड आता है 1/√2। क्या आएगा? 1/√2। अब 1/√2 है, हमको क्या चाहिए, म्यू COD। तो म्यू COD, तो ये जो म्यू COH है
वो आपका इधर ट्रांसफर हो जाएगा राइट हैंड साइड। तो म्यू COH को आप डिवाइड करोगे √2 से, तो हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, म्यू COH दिया हुआ है और वो कितना है 1840। तो 1840 को आप √2 से जब डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर है ऑलमोस्ट 1300 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास आता है। ठीक है, तो ये आपका क्या क्वेश्चन है, रिड्यूस मास से या फिर ये बोल सकते हैं आइसोटोप इफेक्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। तो आपका आंसर क्या आएगा, आंसर विल बी ए। किसी को कोई डाउट भाई इसमें, एक बार क्लियर करें, किसी को कोई दिक्कत? नो सर। कैसे मेमन, मनीष? नहीं सर। ये फार्मूला सर इसमें समझ आया कोबाल्ट कहाँ? का जो मॉलिक्यूलर मास वगैरह है वो सब याद रखना पड़ जाएगा ना, हाँ, ये ऐसे क्वेश्चन में नहीं क्वेश्चन दिया में है। याद रखना पड़ जाएगा। हाँ, ऑलमोस्ट 59 पॉइंट कुछ कुछ होता है, तो ऑलमोस्ट इसको सॉल्व करने के लिए 60 ले लिया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ूं, इसमें कोई दिक्कत? यस मेरे ख्याल से इजी क्वेश्चन था, 2011 का क्वेश्चन है ये। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलिए, आपका क्वेश्चन है, ये भी जून 2011 का क्वेश्चन है। द रोटेशनल कांस्टेंट ऑफ N214 आइसोटोप नाइट्रोजन का इज 2 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, मतलब रोटेशनल कांस्टेंट दिया है आपका B। द वेव नंबर ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इन रमन स्पेक्ट्रोमीटर 20487 सेंटीमीटर इनवर्स, मतलब जो म्यू नॉट होता है ना, म्यू नॉट, ये दिया हुआ है आपका रमन स्पेक्ट्रोमीटर का है। इंसिडेंट रेडिएशन का आपको वैल्यू दे दिया गया है 20487 सेंटीमीटर इनवर्स। व्हाट इज द वेव नंबर ऑफ फर्स्ट स्कैटर्ड स्टोक्स लाइन इन सेंटीमीटर इनवर्स ऑफ 14N2, मतलब 14 आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। चलिए, ये कहाँ से क्वेश्चन है भाई, किसी को क्लिक हो रहा है क्या? रमन। नहीं, रमन का तो है, ऑब्वियसली रमन का है, रमन स्पेक्ट्रोमीटर लिखा है। ये हम ये पढ़े हैं क्या कि ये जो है म्यू 6B नॉट, वाला। हाँ एग्जैक्टली, म्यू नॉट इज इक्वल टू म्यू एस, तो वो रेले लाइन आता है। और रेले लाइन ही क्या होता है आपका, इंसिडेंट रेडिएशन होता है क्या, उतनी फ्रीक्वेंसी पर आता है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू दे दिया है 20487, और हमको लेफ्ट साइड कौन मिलता है, स्टोक्स लाइन, और राइट साइड कौन मिलता है, एंटी स्टोक्स लाइन। बहुत बढ़िया। तो अब तुमको ये ध्यान देना है, मैं आपको बोला था क्या ये स्पेक्ट्रम आपको याद होना चाहिए करके, इसको पढ़े थे क्या आप रमन में, कि रमन में जो है दो स्टोक्स लाइन और एंटी स्टोक्स लाइन के बीच 4b का गैप होता है, और ये जो आपका म्यू नॉट है, इससे दूरी जो है फर्स्ट स्टोक्स लाइन या फर्स्ट एंटी स्टोक्स लाइन का दूरी 6b होता है। ऐसा पढ़े हैं अपन? यस। ठीक, तो आपको Yes, ये sir. पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि वो स्टोक्स लाइन कितने सेंटीमीटर इनवर्स पर आएगा, और आपको म्यू नॉट दे दिया है, और म्यू नॉट से माइनस करोगे 6b, तो आपका आ जाएगा क्या आंसर, और b का 12 वैल्यू माइनस। दिया हुआ है, रोटेशनल कांस्टेंट क्या दिया हुआ है, b का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है कि 2 सेंटीमीटर इनवर्स, ये रोटेशनल कांस्टेंट b का वैल्यू है। तो अपन इसको सॉल्व करेंगे तो क्या ऐसे ही होगा, देखो, इन रमन स्पेक्ट्रा स्टोक्स लाइन आर सेपरेटेड इन 4b सेंटीमीटर इनवर्स। आपको समझ आया, सभी स्टोक्स लाइन और एंटी स्टोक्स लाइन 4b सेंटीमीटर इनवर्स में आपको क्या होते हैं, सेपरेटेड रहते हैं। लेकिन पहला लाइन जो है 6b, म्यू नॉट से 6b आपका वो होता है क्या, स्टोक्स लाइन पहला लाइन। यस सर। तो क्या आप इस म्यू नॉट से, इसको म्यू बार से दिखाया गया, म्यू नॉट से 6b को घटाओगे तो आपका स्टोक्स लाइन, पहला स्टोक्स लाइन आ जाएगा क्या? ठीक है, तो 6b बराबर कितना हो जाएगा, 6 × 2, तो 12 सेंटीमीटर इनवर्स।
12 सेंटीमीटर इनवर्स घटाना है किसमें, जो इंसिडेंट लाइट रेडिएशन है। म्यू नॉट माइनस 6 भी तो होगा फर्स्ट स्टोक्स लाइन। तो म्यू नॉट का Yes. वैल्यू कितना दिया है, 20487 माइनस 12 सेंटीमीटर इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 2047 2047 सेंटीमीटर इनवर्स। मतलब कुछ नहीं करना था इस पूरे क्वेश्चन में, जो इंसिडेंट रेडिएशन था उससे 12 को घटाना था, आपका आंसर आ जाता। समझ आया क्या? लेकिन हाँ, कोई लोग 12 से घटाते, कई लोग इसको 6 भी करते तो 8 से घटाते। इज इट क्लियर? तो आपको जानना है कि पहला स्टोक्स लाइन 6B पर आता है कि 4B पर आता है कि 8B पर आता है कितना। तो हमको पता है कि पहला स्टोक्स लाइन जो है 6B पर आता है। समझ आया? 6B से पहले आता है या फिर 6B बाद में आता है। ओके, कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। सबको समझ आया भाई? इस क्वेश्चन में कोई डाउट? ठीक है, आगे बढ़ जाऊं? कैसे अंकित? यस सर। आवाज आ रही है अंकित? जुड़े हुए हो सब अंकित लोग? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, एक और जून 11 का क्वेश्चन है। द Q band in the vibrational spectrum of acetylene is observed in the, एसिटिलीन क्या होता है, C2H2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एसिटिलीन होता है। अब बताओ, मैं पूछूंगा यहाँ पर क्यू बैंड कहाँ पर मिलता है बताओ। हम लोग पढ़े हैं बहुत सारे में क्यू बैंड प्रेजेंट होता है, एब्सेंट होता है, कुछ में क्यू बैंड प्रेजेंट होता है। तो जब PQR ब्रांच पढ़ा रहा था मैं, तो आप लोगों को कुछ बताया था क्यू बैंड कहाँ पर मिलता है। प्योर वाइब्रेशन होता है तब। आप लोग ये वर्ड सुने थे क्या, पैरेलल वाइब्रेशन? क्यू ब्रांच किसके लिए नहीं आता? क्यू ब्रांच जो है पैरेलल वाइब्रेशन जब होता है उसके लिए क्यू ब्रांच अब्सेंट होता है। पैरेलल वाइब्रेशन के लिए क्यू ब्रांच जो है वो अब्सेंट होता है। ठीक है, ऐसा बोला था मैं। और एक्सेप्ट हम क्या पढ़े थे, एनो वगैरह पढ़े थे क्या एक्सेप्शन में? एनो। तो होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल का, खैर ये होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल नहीं है, लेकिन फिर भी पैरेलल वाइब्रेशन के लिए क्यू ब्रांच जो है अब्सेंट होता है। तो देखो इसमें कौन कौन सा वाइब्रेशन मेंशन है वो पैरेलल है, तो ध्यान देना। आपका C स्ट्रेचिंग बॉन्ड, ये C और C स्ट्रेच बॉन्ड स्ट्रेच करेगा तो ये पैरेलल है क्या, ऐसे ही होंगे। तो ये पैरेलल वाइब्रेशन है, तो इसके कारण जो है क्यू बैंड नहीं मिलेगा। दूसरा है CH सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, तो CH सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में ये वाला बॉन्ड स्ट्रेच करेगा। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग मतलब दोनों दूर जाएंगे या दोनों पास आएंगे, तो ये भी पैरेलल वाइब्रेशन है। ठीक है। CH एंटी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, जब ये एक जो है दूर जाएगा और एक जो है पास आएगा, तो उस टाइम CH एंटी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होगा, तो ये भी एक पैरेलल वाइब्रेशन है। बेंडिंग मोड जो है, जब ये C ट्रिपल बॉन्ड C और ये एक जब बेंड करेंगे तो ये जो है पैरेलल वाइब्रेशन नहीं हुआ, ये जो है अब पैरेलल वाइब्रेशन नहीं रहा। तो पैरेलल वाइब्रेशन कब नहीं रहता, जब बेंडिंग होता है। तो बेंडिंग मोड के लिए आपको क्या मिलेगा, क्यू ब्रांच, क्यू बैंड या फिर क्यू ब्रांच जो है आपको मिलेगा भाई, प्रेजेंट रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसके लिए, आपका क्यू बैंड वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम में बेंडिंग मोड के लिए आपको क्यू बैंड मिलता है। दैट मीन्स कोई भी पैरेलल वाइब्रेशन के लिए क्यू बैंड अब्सेंट होता है। जब पैरेलल वाइब्रेशन नहीं होता तो वो आपका क्यू ब्रांच उसके लिए प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो कि क्या होता है, बेंडिंग मोड। ठीक है, कोई डाउट इसमें? आगे बढ़ें? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल μ0 से μ1
मतलब जीरो ग्राउंड स्टेट से म्यू 1 में ट्रांजिशन हो रहा है। ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल आर सेपरेटेड बाय 2143 सेंटीमीटर इनवर्स। इट्स एनहार्मोनिसिटी ओमेगा ई एक्स की का वैल्यू जो है 14 सेंटीमीटर इनवर्स दिया है। द वैल्यू ऑफ ओमेगा ई एंड फर्स्ट ओवरटोन ऑफ दिस मॉलिक्यूल आर रेस्पेक्टिवली, मतलब ओमेगा ई इक्विलिब्रियम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट ओवरटोन का वैल्यू आपको निकालना है। तो ये बाय द फार्मूला आप आसानी से निकाल लोगे क्या? ये बहुत इजी क्वेश्चन था क्या है? इसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा है क्या? ट्रांजिशन एनर्जी जब Yes, 0 sir. से 1 में जाता है, फंडामेंटल बैंड, ओवरटोन बैंड, इसके लिए हमने फार्मूला लिखा हुआ है, याद आ रहा है Yes, क्या? sir. ओमेगा Yes. ई इक्वल टू सॉरी Yes, sir. डेल इज इक्वल टू ओमेगा ई इनटू 1 माइनस 2xc, 1 minus ऐसा 2 कुछ x. याद है? तो देखिए, अगर हम V0 से V1 जाते हैं तो ये फर्स्ट फंडामेंटल होता है क्या? जब V0 से V1 ट्रांजिशन होता है उसको हम फर्स्ट फंडामेंटल बोलते हैं क्या? अरे याद आ रहा Yes, है? sir. ये लीजिए, ये है V0 1, ये 2, ये V0 से जब 1 जाता था इसको मैं क्या बोलता था? फर्स्ट फंडामेंटल। और इसके लिए तुमको ट्रांजिशन एनर्जी क्या पढ़ाया था? ओमेगा ई 1 माइनस 2xc, ठीक है। और फर्स्ट ओवरटोन के लिए क्या पढ़ाया था? फर्स्ट ओवरटोन के लिए पढ़ाया था 2 ओमेगा ई 1 माइनस 3xc। याद करो, फर्स्ट ओवरटोन के लिए कहाँ जाता था? 0 से 2 में, तो m प्लस 1, m तो ओवरटोन के लिए वैल्यू, तो m इज इक्वल टू m प्लस 1 ओमेगा ई माइनस m प्लस 2xc। कई ट्रिक्स बताए थे आपको। तो फार्मूला आपको अगर याद रहेगा तो देखो यहाँ पर ये 2143 जो है क्या है? ये ट्रांजिशन एनर्जी है। कब? जब 0 से 1 में ट्रांजिशन होता है। तो इसका फार्मूला क्या हो गया? ओमेगा ई अंदर जाएगा, ओमेगा ई अंदर जाएगा तो ओमेगा ई माइनस 2 ओमेगा ई एक्स ई। समझ आया? और देखो यहाँ पर ओमेगा ई एक्स ई का वैल्यू क्या दिया हुआ है? ओमेगा ई एक्स ई का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर इनवर्स। समझ आ रहा है सबको? कि जब 14 सेंटीमीटर इनवर्स दिया हुआ है तो ये ओमेगा ई माइनस 2 इंटू 14 सेंटीमीटर इनवर्स, तो यहाँ पर ओमेगा ई जब निकालोगे तो ये ऑब्वियसली 14 दूनी 28 हो जाएगा, और 28 से इधर आएगा तो वो जुड़ जाएगा, माइनस है, लेफ्ट साइड आएगा तो 2143 में जुड़ जाएगा। तो ओमेगा ई जो है जुड़ के 2171 सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। समझ आया क्या? ये ओमेगा ई का वैल्यू निकला। कौन सा ऑप्शन में है भाई? तो दो ऑप्शन में है, 2171 यहाँ पर दिख रहा है, एक ही ऑप्शन है जिसमें 2171 दिख रहा है, तो आंसर तो यही आएगा। लेकिन दूसरा भी सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो दूसरा जब सॉल्व करोगे तो आपको पता है कि अगर ओमेगा ई हम कैलकुलेट कर लिए तो हमको फार्मूला पता है, जब 0 से 2 जाता है फर्स्ट ओवरटोन, तो इसके लिए फार्मूला होता है 2 ओमेगा ई 1 माइनस 3xc। तो 2 ओमेगा ई का वैल्यू कितना निकला? 2171। तो इसको आप वैल्यू को रख देंगे, और ओमेगा ई एक्स का वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 14। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 4258 आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। ओके, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। किसी कोई दिक्कत? No, sir. ठीक, कौन कौन ज्वाइन किया है? कितने लोग ज्वाइन किए हो? ठीक, चलो खैर मैं अटेंडेंस देख लूंगा कौन कौन ज्वाइन किया है। चलो आगे बढ़ें। चलो ये लीजिए, ये क्वेश्चन तो मैं पूछूंगा आप लोगों से। द मॉलिक्यूल दैट विल शो रमन स्पेक्ट्रम बट नॉट आईआर स्पेक्ट्रम अमंग द फॉलोइंग इज। ऐसा मॉलिक्यूल बताइए जो रमन तो है लेकिन आईआर नहीं है। H2. सब लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं?
सर HCl होगा क्या? HCl हाँ। HCl IR देता है कि नहीं देता? कैसे मनीष? यस सर। HCl IR देता है कि नहीं देता? अच्छा अच्छा सॉरी सर, HCl IR देता है, IR एक्टिव होता है HCl। IR एक्टिव होता है, ठीक ठीक, वेरी गुड। तो फिर कौन होगा आंसर? सबसे पहले तो ये बताओ कौन IR नहीं देता? पढ़े हो होमो IR के डायटोमिक लिए? मॉलिक्यूल। होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल, होमोडायटोमिक होमोडायटोमिक। मॉलिक्यूल को छोड़ करके सभी जो है क्या देते हैं? IR देते हैं। तो बी तो IR होगा, सी भी IR होगा, डी भी IR होगा, एक IR H2 ही है, H2। एक H2 ही है जो आपका IR एक्टिव नहीं होता लेकिन रमन एक्टिव होता है। रमन कौन होता है भाई? रोटेशनल रमन की बात करें तो रोटेशनल रमन में स्फेरिकल टॉप को छोड़ करके बाकी सब रोटेशनल रमन होते हैं। वाइब्रेशनल रमन कौन होता है? सभी वाइब्रेशनल रमन देते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ये दिसंबर 2017 का आपका क्वेश्चन है, ठीक है? कोई डाउट? बहुत इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, ये जून 2012 का क्वेश्चन है। फॉर द वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रम ऑफ होमो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल द सिलेक्शन रूल अंडर हार्मोनिक अप्रोक्सीमेशन। बताओ डेल वी का वैल्यू क्या होता है रमन के लिए? वाइब्रेशनल रमन सिलेक्शन रूल, अरे याद होना चाहिए, ये तो याद होगा सबको। बताओ बताओ क्या पढ़े हो? 0 ये प्लस माइनस 1। 0 + -1 + -2 + -3। नहीं सर, ये बी ऑप्शन होना चाहिए। क्या वो है क्या? For D D, option। Raman is D option. बी होना चाहिए। डी होना चाहिए। यस। For the vibrational Raman spectra of homonuclear diatomic molecule, the selection rule under harmonic approximation. हार्मोनिक अप्रोक्सीमेशन के अंडर क्या होना चाहिए? +-1। +-1। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। डेल वी इज इक्वल टू +-1 ऑनली, और डेल वी इज इक्वल टू 0 तो उसके लिए होता है क्या? रेले लाइन के लिए, ठीक? जब हार्मोनिक अप्रोक्सीमेशन होता है तो उस टाइम पर डेल वी जो है +-1 होता है। एक बार देख लेना, इसको चेक कर लेना कि 0 वाला लेता है कि ये। मेरे ख्याल से आंसर जो है डेल वी इज इक्वल टू +-1 आना चाहिए, ठीक? नहीं सर, 0 नहीं होता उसमें। नहीं होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, चलिए, दिसंबर 2012 का क्वेश्चन। द रिलेटिव पॉपुलेशन इन टू स्टेट विथ एनर्जीज E1 एंड E2 सेटिस्फाइंग बोल्ट्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय। बोल्ट्ज डिस्ट्रीब्यूशन का वैल्यू दिया है, N1 N2 इज इक्वल टू 3/2 एक्सपोनेंशियल के पावर में -E1 - E2 अपॉन KBT। मतलब फार्मूला दे दिया है, द रिलेटिव डिजनरेसी ऑफ G2/G1। अच्छा, अब बताओ, आप पढ़े थे क्या कि जो रिलेटिव इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पॉपुलेशन के? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पॉपुलेशन के, पढ़े हो? और रिलेटिव इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? डिजनरेसी के। याद आ रहा है? यस सर। तो दोनों रिलेटिव डिजनरेसी जी पर भी डिपेंड करता है, मतलब डिजनरेसी पर भी डिपेंड करता है और पॉपुलेशन पर भी डिपेंड करता है। तो फार्मूले को हम कुछ इस तरह से लिखते थे क्या? फार्मूले को अपन कुछ इस तरह से लिखते थे क्या? N1/N2 जो है आपका जो रिलेटिव पॉपुलेशन है वो, या रिलेटिव डिजनरेसी है वो जो है G1/G2 एक्सपोनेंशियल के पावर में -E1 - E2 अपॉन KBT होता है क्या? और हमको क्वेश्चन में क्या दिया है? N1/N2 का वैल्यू ये दिया है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूं तो एक्सपोनेंशियल के बाहर वाला तो पूरा क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल के बाहर वाला जो है ये तो सेम है, ये कट जाएगा क्या? तो G1/G2 बराबर क्या दिया है?
अगर मैं कंपेयर करता हूँ इस इक्वेशन 1 और 2 को, तो G1/G2 बराबर क्या दिया है, 3/2। 3/2। तो ये देखो ये 3/2 दिया है G1/G2, लेकिन मजे की बात क्या थी कि 3/2 नहीं आएगा आंसर। क्यों? क्योंकि हमको G1/G2 नहीं पूछा है, बल्कि क्या पूछा है, G2/G1। तो G2/G1 करोगे तो उल्टा करोगे तो ये 2/3 हो जाएगा क्या? उल्टा करेंगे तो G2/G1 करेंगे तो ये 2/3 हो जाएगा क्या? तो रिलेटिव Yes, लीजियन sir. रेसी जो है वो जो है 2/3 हो जाएगी। देखो अगर कई लोग गलती करते हैं यहाँ पर, सीधा G1/G2 जो है वो निकाल लेते 3/2, लेकिन ये 3/2 ना करके ये 2/3 होगा। तो आपका आंसर होगा बी। ठीक है, ओके। इज इट क्लियर? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। चलो एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, सेम वैसे है जैसे हमने अभी इसके लिए किया, ओवरटोन के लिए। द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी एंड इनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट ऑफ एल्केलाई हैलाइड, कोई एल्केलाई हैलाइड है, RX है मान लो, उसके लिए आपका वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो है ओमेगा जो है ये आपका 300 सेंटीमीटर इनवर्स दिया है, और इनहार्मोनिसिटी जो है XE वो आपको दिया है 0.0025 रेस्पेक्टिवली। द पोजीशन ऑफ इट्स फंडामेंटल मोड इन फर्स्ट ओवरटोन आर रेस्पेक्टिवली। तो फिर वही आ गया क्या, जो फर्स्ट फंडामेंटल का फार्मूला और फर्स्ट ओवरटोन का फार्मूला, फिर से वही ओमेगा इज इक्वल टू डेल इज इक्वल टू 2 ओमेगा ई 1 - 2XE, यही वाला फार्मूला लगेगा क्या? तो देख लो, ओमेगा ई दिया है 300 सेंटीमीटर इनवर्स, एक्स दिया है 0.0025। फंडामेंटल मोड के लिए फार्मूला ये होता है, फर्स्ट ओवरटोन के लिए फार्मूला ये होता है। आप फंडामेंटल के लिए एक्स ई का वैल्यू 0.0025 दिया है, ओमेगा ई का वैल्यू 300 दिया है। आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? समझ आया? फार्मूला बेस्ड Yes, sir. क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं था, फार्मूला याद है तो आसानी से कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? सर यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है द No, sir. पोजीशन ऑफ इट्स फंडामेंटल मोड। फंडामेंटल हाँ। मोड जो रहता है वो तो फर्स्ट वाले का भी बोल सकते हैं, सेकंड वाले का भी बोल सकते हैं, थर्ड वाले का भी नहीं, बोल अगर सकते हैं, इसमें देखो पता कैसे चलेगा? कुछ मेंशन अगर नहीं है, सपोज मान लो कुछ मेंशन नहीं है, सेकंड फंडामेंटल, थर्ड फंडामेंटल, ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो अपन बेसिक ही मानेंगे, फर्स्ट ही मानेंगे। समझ आया? ठीक है सर। अगर बोलना रहता तो ये सेकंड बोलता, थर्ड बोलता, लेकिन हॉट बैंड बोलता, लेकिन नहीं बोला है, तो अपन फर्स्ट फंडामेंटल को ही मान के चलेंगे। अगर ऑप्शन मैच कर जाता है तो अच्छी बात है, अगर ऑप्शन मैच नहीं करता तो आप सेकंड फंडामेंटल के लिए चेक कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, ये अभी आपने इसको GIOC में पढ़ा होगा, जब आपने नंबर ऑफ ट्रांजिशंस वगैरह ये सब देखे होंगे तब ये क्वेश्चन बनता। जब आप टर्म सिंबल वगैरह पढ़ रहे होगे ना, तो उस टाइम पर ये क्वेश्चन पढ़ते हो, आप डिस्कस करते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर कंसीडर कर लिया है। चलो देखते हैं। ये बोल रहा है कि इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्मल जीमान इफेक्ट, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में स्प्लिटिंग होता है तो उसको जीमान इफेक्ट ही बोलते हैं। ट्रांजिशन हो रहा है 1D2 से 1P1, स्प्लिट्स इनटू, कितने लाइन में ये स्प्लिट हो गया, कितने लाइन जो है इससे मिलेंगे आपको। तो देखिए हमको पता है कि ध्यान रखो, जब डीजर रेसी जो है जे का वैल्यू, डीजर रेसी कितनी होती है किसी की, 2J+1, जी का वैल्यू यही होता है 2J+1, और ये D2 है, ये टर्म सिंबल में यही होता है क्या, L 2S1 और बटे में J,
बटे में बोलता हूँ, ये इधर जे, यही तो होता है क्या टर्म सिंबल? ऐसे ही पढ़ते हैं। यस सर। ठीक है, तो ये जे का वैल्यू है क्या? तो जे का वैल्यू जो है कितने उसमें टूटता है, कितने भागों में टूटता है? तो उसकी जो डी रेशियो होती है, जी जो है वो जे के वैल्यू के अकॉर्डिंग 2j + 1 लाइंस में स्प्लिट हो जाता है। तो नीचे में जे का वैल्यू 1 है और ऊपर में जे का वैल्यू 2 है। तो ये पहला वाला नीचे वाला लाइन जो है, नीचे वाला लाइन जो है वो आपका 3 लाइन में टूटेगा, -1 0 +1। ठीक है, ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला जे का वैल्यू 2 रखोगे तो 2 दूनी 4 और 1 5, 5 लाइन में स्प्लिट हो जाएगा, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, अच्छा अब ये क्या बोल रहा है, D21 से 1P1 में आपका क्या होना है, ट्रांजिशन होना है। तो कितने लाइंस मिलेंगे? तो इसके लिए सिलेक्शन रूल क्या पढ़ते हो आप, डेल ml क्या होता है, 0 भी हो सकता है और ±1 भी हो सकता है। तो देखो मैं एक ट्रांजिशन बता देता हूँ, सपोज अपन -2 से लेते हैं, अपन ये -2 से लेते हैं कि कितने ट्रांजिशन पॉसिबल हैं। तो भैया -2 से कहाँ कहाँ जा सकता है, -1, -2 से -1 में जाएगा तो सिलेक्शन रूल डेल v ±1 आ जाएगा। ओके, वैसे ही जब 1 से 0 में जाएगा तो डेल v ±1 आएगा, 1 से ही -1 में जाएगा तो डेल v 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके इस लाइन को गिन लेना। इतनी कितनी पॉसिबिलिटीज बनती है, 3 पॉसिबिलिटीज बनती है जिसमें ये सिलेक्शन रूल फॉलो कर, सॉरी 3 बोलता हूँ, 9 पॉसिबिलिटीज बनती हैं जिसमें ये सिलेक्शन रूल जो है डेल ml 0 और ±1 फॉलो होता है। दैट मीन्स ये 9 लाइंस आपको मिलते हैं इसमें। इसको जब आप लोग टर्म सिंबल पढ़ रहे होगे जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वहाँ पर ये ट्रांजिशन आपको पढ़ाया गया होगा। इज इट क्लियर? यहाँ पर इसको डिस्कस नहीं करना था, लेकिन चलो ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसी से रिलेटेड है तो बात कर लेते हैं। ओके सर ये वाला, सर इसमें ये वाला जो हाँ बोल बोल। एल एम एल का वैल्यू 0 और ±1 ले रहे हैं, और हाँ एक और भी कंडीशन लगता था जिसमें सिर्फ +-1 0 बस रहता था उसमें। वो इफेक्ट में पढ़े थे सर हम लोग, कौन से वाले में? स्टार इफेक्ट में। हाँ वो स्टार इफेक्ट है, वो अलग चीज है, वो फर्स्ट और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में होता है। हाँ। जीमन इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड, स्टार इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, लेकिन वहां भी तुम पढ़ते हो, वहां भी तुम 0 पढ़ते हो, पता है स्टार इफेक्ट में भी वो तो पढ़ाया था क्या 0 वाला, जहाँ तक हाँ मुझे सर, याद आ। उसमें ना 0 भी था और एक और जो कंडीशन ना था ना सर, सिर्फ 0 था, वो सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल के लिए था। हाँ 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 हाँ, 2 अलग अलग टाइप के पढ़े थे ना उसमें। हाँ, तो इसमें जैसे जीमन इफेक्ट है उसमें 0 और +-1 ही रहता है बस ना। हाँ हाँ एग्जैक्टली, 0 और +-1। ये जब तो स्टार देखो, इफेक्ट पूछेगा तब उसमें कंडीशन लगेगा, हाँ कंडीशन लगेगा, और 0 और जनरली तुमको अगर +-1। कुछ मेंशन अगर ना हो तो 0 और +-1 को ही लेके चलना। ठीक है, अच्छा। और दूसरी चीज, ये वाला क्वेश्चन जो है ऐसे सॉल्व नहीं होगा, इसको आपको ट्रांजिशन करा के देखना ही देखना है कि किसके लिए 0 आ रहा है और किसके लिए +1 है, और एक भी लाइन को भूलोगे तो क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर, चलो। वो तो ठीक है, बट वही ml का वैल्यू अगर 0 और हाँ +-1 कंफर्म होना चाहिए ना उसके लिए। हाँ एग्जैक्टली, ये जीवन के लिए तो होता है, कंफर्म है। ठीक है, चलो ओके। एक और क्वेश्चन है आपका बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन से, जो पॉपुलेशन है उसका, द इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन रेशियो, मतलब दो लेवल के बीच में जो पॉपुलेशन का रेशियो है Nj/N1 ऑफ डब्ली डिजरेट एनर्जी लेवल Ej लाइंग एट एनर्जी 2 यूनिट्स हायर। Ej जो ऊपर की एनर्जी है वो डब्ली डिजरेटेड है, उसकी जो है एनर्जी 2 ज़्यादा है, 2 यूनिट हायर है, इससे लोअर नॉन डिजरेट एनर्जी लेवल, लोअर वाला जिसका एनर्जी लेवल डिजरेट नहीं है, assuming kBt is equal to 1 unit will be। तो
क्या निकलेगा? तो देखिए KBT जो है ये 1 लिया है, हमको पता है फार्मूला रिलेटिव पॉपुलेशन का या रिलेटिव इंटेंसिटी का NJ अपॉन NI इज इक्वल टू GJ अपॉन GI एक्सपोनेंशियल के पावर में माइनस डेल ई अपॉन KBT। अब देखो डेल ई कितना निकलेगा? तो ध्यान दीजिए डेल ई जो है एनर्जी को कितना बोला है, ये डेल ई जो है E2 माइनस E1 है, यही है। तो E2 को जो हायर एनर्जी है उसको 2 गुना बोल रहा है, मतलब 2 डेल ई माइनस E1, मतलब 2E1 माइनस E1। तो ये 2 बच जाएगा क्या? आई मीन इसको ये बोल सकते हैं डिफरेंस जो है 2 निकलेगा क्या? इसको मिटाना पड़ेगा मेरे को, एक सेकेंड। यस सर। अगर डिफरेंस देखें हम तो इस 2 निकलेगा क्या? 2 ज्यादा है, 2 यूनिट ज्यादा है, तो ऑब्वियसली डिफरेंस जो है क्या निकलेगा? 2 निकलेगा। तो ये एक्सपोनेंशियल के पावर में 2 है, क्यों? क्योंकि बटे में KBT है और KBT का वैल्यू क्या रखना है बोला है ये क्वेश्चन में? KBT का वैल्यू 1 रखना है बोला है। 1। ओके, तो 2 अपॉन 1 होगा तो एक्सपोनेंशियल के पावर में माइनस 2 ही होगा। अब ध्यान ये रखना था अपने को कि ऊपर वाला जो लेवल है वो डबली डीजर रेट है बोल रहे हैं, मतलब GJ जो है वो 2 है और ग्राउंड लेवल जो है लोअर लेवल है वो नॉन डीजर रेट है बोल रहे हैं। तो GI क्या होगा? 1। तो 2 अपॉन 1 एक्सपोनेंशियल के पावर में माइनस 2, दैट इज 2 एक्सपोनेंशियल के पावर में माइनस 2। मतलब करेक्ट आंसर क्या है आपका? ये समझ आया? ये बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है ये और ट्रिकी क्वेश्चन है ये, अगर आप उसको अप्रोच नहीं कर पाओगे तो नहीं बना पाओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ। ये लीजिए, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, इसमें आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कराया है और जैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया या बॉन्ड लेंथ वगैरह कैलकुलेट कराया जाता है तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाता है। तो देखिए द एटॉमिक मासेस ऑफ फ्लोरीन इन हाइड्रोजन दैट इज HF आर फ्लोरीन का 19 और हाइड्रोजन का 1 AMU रेस्पेक्टिवली, और 1 AMU बराबर बकायदा दिया है किलोग्राम में कितना होता है, ये हमको क्वेश्चन में भी किए हैं अपन जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया और बॉन्ड लेंथ वगैरह कैलकुलेट कर रहे थे तो ऐसा क्वेश्चन किए। तो 1 AMU बराबर 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम हमने मेंशन किया है। तो द बॉन्ड लेंथ ऑफ HF इज 2 एंगस्ट्रॉम, बॉन्ड लेंथ भी दिया है, R का वैल्यू दिया है 2.0 एंगस्ट्रॉम। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ HF इज, मतलब आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है I, और I कैलकुलेट करने के लिए हमको बहुत सारे फार्मूले पता होने चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि अगर हम बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस में आता है? B में भी आता है, B का वैल्यू आप फार्मूला लिखेंगे तो उसमें I आएगा। डेल ई में भी आता है, I का रिड्यूस मास के क्या रिलेशन होता है? I इज इक्वल टू म्यू R स्क्वायर होता है। तो बहुत सारे फार्मूले आपको पता होने चाहिए। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर फ्लोरीन का एटॉमिक मास दिया है 19 AMU, हाइड्रोजन का दिया है 1 AMU और HF बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ दिया है 2 एंगस्ट्रॉम। हमको पता है फार्मूला कि I इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू R स्क्वायर। हमको अगर रिड्यूस मास अगर पता चल गया तो भैया R का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 2 एंगस्ट्रॉम होता है। तो हमको पता है कि HCl या HF के लिए रिड्यूस मास का वैल्यू जो है M1 इंटू M2 अपॉन M1 प्लस M2 होता है। ठीक है, तो 19 इंटू 1 AMU का स्क्वायर, दोनों देखो यहाँ पर AM1 और M2 है, मतलब 19 AMU इंटू 1 AMU, 2 बार AMU आया तो AMU का स्क्वायर बटे में M1 प्लस M2 है, मतलब 19 AMU प्लस 1 AMU, तो 19 और 1 को जोड़ोगे तो 20 AMU हो जाएगा। ठीक है, R का वैल्यू दिया है 2 एंगस्ट्रॉम, तो 2 बार R है इसलिए 2.0 एंगस्ट्रॉम एंड 2.0 एंगस्ट्रॉम। अगर हम इसको देखें तो 1 AMU से 1 AMU कट जाएगा तो बचेगा 1 AMU और एंगस्ट्रॉम का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अब जब एंगस्ट्रॉम का स्क्वायर है उसको हम एंगस्ट्रॉम को अगर हम मीटर में कैलकुलेट चेंज करें और AMU को किलोग्राम में चेंज करें तो हमको पता है कि 1 AMU बराबर कितना होता है? 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम। तो आप यहाँ पर ये वैल्यू रख देंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 2 दूनी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा।
अब देखिए आपका एंगस्ट्रॉम का जानते हो मीटर में, तो 10 टू द पावर, आप जानते हो 1 मीटर बराबर 10 टू द पावर 10 एंगस्ट्रॉम, तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 टू द पावर -10 मीटर, तो 2 बार है एंगस्ट्रॉम का स्क्वायर है, इसलिए 10 टू द पावर -10 इंटू 10 टू द पावर -10, और ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और जब इसको पूरा आप सॉल्व करेंगे, जब पूरा इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 6.4 इंटू 10 टू द पावर -47, यूनिट क्या आएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ऑब्वियसली सभी में ऑप्शन में यूनिट जो है किलोग्राम मीटर स्क्वायर में ही है, आपको और चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, समझ आया? ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, एचसीएल के लिए कैलकुलेट किए थे, क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ूं, आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए जून 2014 का क्वेश्चन है, द CO bond length is 120 picometer in CO2. The moment of inertia CO2 would be close to masses of carbon and oxygen are 1.9 into 10 to the power -27 kilogram and 2.5 into 10 to the power -27 kilogram respectively. मतलब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। यहाँ भी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ CO2 वुड बी क्लोज टू, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू क्या आएगा अगर कार्बन और ऑक्सीजन का मास जो है किलोग्राम में ये हो। ठीक है, तो ये भी ऑलमोस्ट वैसे ही क्वेश्चन बनेगा। ध्यान ये रखना है, मैं आपको जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा रहा था तो आपको मैं स्फेरिकल टॉप के लिए भी पढ़ाया, CO2 के लिए भी पढ़ाया, और ट्राइगोनल स्क्वायर प्लेनर के लिए भी पढ़ाया, ऑक्टाहेड्रल के लिए भी पढ़ाया, सबके लिए पढ़ाया क्या। तो CO2 के लिए जब पढ़ा रहा था तो उसका लिए रिड्यूस मास का मैं आपको फार्मूला दिया था 2m1, याद आया क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला जब हम पढ़ रहे थे तो HCl का पढ़े, CO2 का पढ़े, फिर स्क्वायर क्या बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर का पढ़े, स्क्वायर प्लेनर का 2CO2 जैसे हो जाता है तो 4m1 हो जाता था उसका, याद आ रहा है? यस यस सर। ठीक, तो देखो तो म्यू बराबर 2m1 हो जाएगा। तो हमको पता है आई बराबर क्या होता है म्यू आर स्क्वायर, और म्यू का वैल्यू CO2 के लिए क्या होता है 2m1, और m1 मतलब बाहर जो था ऐसे ऐसे बनाया था मैं इसको बड़ा और ऐसे, इसको m1 बोला था, इसको m2 बोला था, इसको m1 बोला था, और यहाँ से रोटेट किए थे तो आपका जो म्यू है वो 2m1 निकल के आया था। तो वैसे ही आपको ma आपको ऑक्सीजन का सिर्फ क्या रखना है मास रखना है, r का वैल्यू पता है आपको 120 पिकोमीटर दिया है। इसको 120 पिकोमीटर को जब आप मीटर में चेंज करेंगे तो आप आसानी से इसको चेंज कर सकते हैं। तो देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 है ही, 2.5 जो है क्वेश्चन में आपका ये वैल्यू दिया हुआ है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -27, किसका ऑक्सीजन का। देखो गलती नहीं करना है, आपको कार्बन का नहीं लेना है, क्यों? क्योंकि फार्मूले में कार्बन का नहीं आता। ये जो है 2m1, m1 जो है बाहर जो रहता है ना जो रोटेट करता है ऑक्सीजन, उसका मास होता है। तो ये ma तो मास किसका रहेगा ऑक्सीजन का, तो मास ऑक्सीजन का मास है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम। 120 आर का स्क्वायर है, मतलब लेंथ का स्क्वायर होगा, तो 120 दो बार आएगा तो 120 इंटू 120 पिकोमीटर को जब आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो दो बार 10 टू द पावर -12, 10 टू द पावर -12 ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इसका 7.2 इंटू 10 टू द पावर -47 किलोग्राम मीटर स्क्वायर वैल्यू आएगा, और ये आंसर है आपका 7.2 इंटू 10 टू द पावर -20। देखो यहाँ पर ये आंसर जो है थोड़ा सो कर लेना ना, ये सब में 25 दिया है लेकिन ये मैच नहीं कर रहा था इसलिए स्टार लगाए, ये ऑलमोस्ट इसका 47 आना चाहिए था। आप एक बार और इसको सॉल्व करके देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो 51 है, 51 में आप इसको 7.2 करोगे तो 1 2 3 4 आपका वो लग जाएगा 10 टू द पावर 4 लग जाएगा, और 10 टू द पावर में जब -51 को आप सॉल्व करेंगे तो -47 ही आना चाहिए। तो ये जो है थोड़ा सा क्वेश्चन जो है इसीलिए कंट्रोवर्शियल भी था। ठीक है,
ऑप्शन आपका आना चाहिए था इसमें, ऑप्शन बी। सर एक डाउट है इसमें। हाँ जी। सर ये यहाँ पे ये वाले जो क्वेश्चन में हम लोग आर का जो वैल्यू ले रहे हैं वो सेंटर ऑफ मास से एटम तक का था, है ना, डिस्टेंस, हाँ मतलब सी और ओ के बीच का डिस्टेंस है। और पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग ना पूरा लेंथ को लिए हैं शायद, ऐसे ही मेरे को ध्यान आ रहा है। पिछले वाले क्वेश्चन एक बार दिखाइएगा तो सर। ये लीजिए, उसमें तो एच एफ है ना रे, एच एफ ही तो है इसमें। कहाँ CO2 टाइप का कहाँ है, ये तो एक ही है, ये एच और ये F, इसका ही तो लेंगे क्या अपन। अच्छा, तो इनके आधा नहीं लगेगा सर? नहीं नहीं, आधा नहीं सेंटर लिए ऑफ हैं। मास का रहता है सर? नहीं सेंटर ऑफ नहीं मास से नहीं, दूर तुम ये बोल रहे हो कि यहाँ से सेंटर ऑफ मास है सर, तो यहाँ से रोटेट करोगे तो इसका आधा ये वाला लेंथ लेना चाहिए। नहीं 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 अच्छा, वैसा नहीं रहेगा ना? नहीं नहीं नहीं। ठीक सर। ठीक, ये इसको जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ते हो तब वहाँ पर इसका जब डेरिवेशन किया जाता है वहाँ पर ये आर कैसे आएगा ये ध्यान दिया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। बॉन्ड लेंथ ऑफ होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ बोथ बॉन्ड लेंथ। ए, वाइब्रेशनल और रोटेशन। रोटेशनल और कोई। देखो इसका एक्सप्लेनेशन देखना, ठीक है। होमोन्यूक्लियर की अगर बात करें, अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल है, यहाँ पर क्या दिया है, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल कैन बी डिटरमाइंड बाय, तुमने ये बोला कि रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल, तो सबसे पहले तो यस ध्यान सर, देना वाइब्रेशनल नहीं होगा। डायटोमिक मॉलिक्यूल डज नॉट हैव एनी परमानेंट डायपोल मोमेंट, तो ये जो है आपका रोटेशनल स्पेक्ट्रा तो देगा ही नहीं। समझ आया? यस सर। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा तो दोनों ऑप्शन कर जाएगा भैया, रोटेशनल पहला और दूसरा। हाँ लेकिन होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल स्पेरिकल टॉप को छोड़ करके बाकी सब रमन देते हैं, रोटेशनल रमन देते हैं, तो थर्ड ऑप्शन में रोटेशनल रमन है कि नहीं। ऑन द अदर हैंड वाइब्रेशनल डज नॉट मेक एनी चेंज इन द परमानेंट डायपोल मोमेंट of the homonuclear diatomic molecule, so it will not show vibrational spectra. That means अगर होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो ये जैसे H2 ले लिए हम, तो ये जो है ना तो रोटेशनल देखता है ना तो ये वाइब्रेशनल देता है। समझ आ रहा है? H2 जो है रोटेशनल एक्टिव होता है क्या? ये क्या होता है? रोटेशनल इनएक्टिव। तो रोटेशनल इनएक्टिव है तो रोटेशनल वाला पूरा ऑप्शन कट जाएगा। H2 जो है वो वाइब्रेशनल भी क्या है, इनएक्टिव है। कहाँ डाइपोल मोमेंट में चेंज कहाँ होता है, इसका वाइब्रेशन होता है। तो यस समझ लो, तो ये वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी नहीं दे पाएगा, तो वाइब्रेशन वाला भी कटेगा, तो डी ऑप्शन भी कट जाएगा, वाइब्रेशन नहीं दे सकता। हाँ लेकिन रोटेशनल रमन जरूर देता है। क्या देता है? रोटेशनल रमन जरूर देता है। तो रोटेशनल रमन और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेस पर आप किसी होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल का बॉन्ड लेंथ है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन का समझ आया क्या भाई सबको? सब लोग रिस्पांस दिया करो। यस यस सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, क्या हो गया? क्या मैं समझा नहीं, आवाज नहीं आ रही है। सर इससे पहले वाला जो था उसको एक बार फिर से एक्सप्लेन करना। ये वाला यस सर। मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है लाइक H2, तो वो तो ना तो रोटेशन देता है। रोटेशन के लिए क्या चाहिए? परमानेंट डायपोल मोमेंट होना और गैसियस होना। तो इसमें परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं होता होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो ये रोटेशनल देगा क्या? नहीं देगा। तो रोटेशनल नहीं देगा तो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी से आप उसको पहचान पाओगे क्या?
नहीं पाओगे। समझ रहे हो ना। हाँ यस सर। और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रो की अगर बात करें तो वाइब्रेशनल जो है होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल को ही छोड़ करके तो बाकी सब वाइब्रेशन देते हैं। तो होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल जो है कहाँ से वाइब्रेशनल देगा, नहीं देगा। तो रोटेशनल और वाइब्रेशनल जितने ऑप्शन में है उसको काट दो, तो बचा कौन, रोटेशनल रमन और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक, समझे। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आप बताएंगे द मॉलिक्यूल विद द स्मॉलेस्ट रोटेशनल कांस्टेंट, स्मॉलेस्ट रोटेशनल कांस्टेंट इन द माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम अमंग द फॉलोइंग इज। किसके लिए सबसे छोटा बी का वैल्यू आएगा। सी है क्या सर? सी। और बाकी लोग, बहुत बढ़िया, Cl ट्रिपल बॉन्ड सी, Cf, Cl। ठीक है, मतलब एक सेकेंड यार, ये होगा CCl। ठीक है, तो एक तरफ है फ्लोरीन और एक तरफ है क्लोरीन, साइज बड़ा होता है इसका। अब बताओ इसको अगर हम रोटेट करेंगे तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाई आएगा क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाई आएगा क्या। अरे समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। मोमेंट ऑफ यस सर, इनर्शिया यस। जब ये रोटेट करेंगे इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू हाई आएगा क्या। ये क्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, बड़ा बड़ा है। बाकी जो है एक तरफ तो सिर्फ बोरान है, एक तरफ क्लोरीन है, एक तरफ फ्लोरीन है, एक तरफ छोटा हाइड्रोजन है, एक तरफ सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। तो सी ऑप्शन बस में एक तरफ जो है क्लोरीन है, दूसरी तरफ क्लोरीन है। तो जब सेंटर ऑफ मास से ये जब रोटेट करेंगे तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू काफी हाई आएगा। और सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अगर वैल्यू ये है तो हमको पता है कि आई बराबर क्या होता है, म्यू आर स्क्वायर। जितना बड़ा ज़्यादा मास उतना बड़ा आई का वैल्यू। और हम पढ़ते हैं बी का वैल्यू, बी इज इक्वल टू एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी। समझ रहे हो। तो बी और आई जो है एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या। तो आई का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा बी का वैल्यू उतना ही कम होगा क्या। तो सी के लिए, सी ऑप्शन के लिए आई का वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है, तो इसके लिए बी का वैल्यू सबसे छोटा होगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, समझ आया। यस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If the reduced mass of the diatomic molecule is doubled, if the reduced mass is diatomic molecule is doubled without changing its force constant, the vibrational frequency of the molecule will be। चलिए बहुत आसान था क्वेश्चन। हमको पता है क्या फार्मूला, ओमेगा इज इक्वल टू 1/2 पाई सी अंडर रूट के अपॉन म्यू। ये फार्मूला पता है। तो इस फार्मूले से अगर फोर्स कांस्टेंट को वो सेम मान रहे हैं तो, और एक रिड्यूस मास को डबल मान रहे हैं, एक का म्यू है तो दूसरे का 2 म्यू है, तो ये आपका वैल्यू वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का क्या आएगा। तो देखिए हमको पता है कि V बराबर अगर जूल में ले तो 1/2 पाई अंडर रूट के अपॉन म्यू होता है। दैट मीन्स V जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अंडर रूट म्यू के। तो V2 बाई V1 करेंगे तो ये ऊपर में μ1 हो जाएगा और नीचे में μ2। μ1 तो μ1 रहेगा, μ2 जो है μ1 से 2 गुना होता है तो ये 2 μ1 हो जाएगा। अब सॉल्व करेंगे तो ये 1/√2 हो जाएगा।
और μ2 और μ1 में क्या रिलेशन होगा, तो μ2 जो है μ1 से 1/√2 गुना ज़्यादा है, मतलब जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी थी उससे कितना गुना ज़्यादा है μ2, 1/√2। कौन सा ऑप्शन आएगा भैया, ऑप्शन नंबर बी, 1/√2 टाइम्स द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इज हायर। इज इट क्लियर? इजी था क्वेश्चन। इजी था क्वेश्चन। यस सर। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, the rotational constant and fundamental vibrational frequency of HBR are respectively 10 centimeter inverse and 2000 centimeter inverse। मतलब रोटेशनल कांस्टेंट B का वैल्यू 10 सेंटीमीटर इनवर्स और फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ओमेगा E का वैल्यू 2000 सेंटीमीटर इनवर्स। द करस्पॉन्डिंग वैल्यू फॉर DBR अप्रोक्सीमेटली इज, ये भी आइसोटोप का इफेक्ट है, तो आइसोटोप इफेक्ट से बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आइसोटोप इफेक्ट का फार्मूला लग जाएगा आपका, देखिए आपका BHBR 10 सेंटीमीटर है, μHBR 2000 सेंटीमीटर इनवर्स है। हमको पता है कि अगर DBR करें, PBR लिखा है यहाँ पर D आएगा, PDBR करें तो ये क्या हो जाएगा आपका HBR/2। ठीक, क्योंकि देखिए यहाँ पर B जो है कैसा होता है 1/μ, मतलब रिड्यूस मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपका PBR इज इक्वल टू HBR एंड HBR इज इक्वल टू μ/HBR अपॉन √μ। ठीक है, ये दो रिलेशन है, आपको यहाँ से ये आपका बन जाएगा। ठीक है, तो PBR इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर अपॉन 2, तो ये 5 सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा। और आपका μ जो है 2000 से √2 को सॉल्व करेंगे या डिवाइड करेंगे तो 1410 सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा। तो ये सब पढ़ा है आपका। ठीक है, ये दोनों रिलेशन मैं पढ़ा चुका हूँ और ये दोनों रिलेशन में अगर आप वैल्यू रखते हैं तो आसानी से वैल्यू जो है कैलकुलेट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो आइसोटोप इफेक्ट से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। अच्छा, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे इसको। अमंग द फॉलोइंग बोथ माइक्रोवेव एंड रोटेशनल रमन एक्टिव मॉलिक्यूल इज, चलो बताओ। मतलब वो माइक्रोवेव एक्टिव भी होना चाहिए और रोटेशनल रमन भी होना चाहिए। पढ़ चुके हैं इसको, चलिए बताइए। ऑप्शन बी N2। ऑप्शन बी N2। ऑप्शन ए कैसे कटेगा भैया, ऑप्शन ए परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता। ठीक है, और स्फेरिकल टॉप को ही छोड़ के बाकी सब रोटेशनल रमन होते हैं। तो CH4 तो ना तो रोटेशनल रमन देता है ना तो माइक्रोवेव देता है, तो CH4 कट जाएगा। C2H4 इसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता, तो ये माइक्रोवेव नहीं देगा। CO2 परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता, ये माइक्रोवेव नहीं देगा। N2O इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए दिसंबर 2016 का क्वेश्चन। Vibration of diatomic molecule are usually modeled by the harmonic potential. If the potential is given by x square, the correct statement is, ये फोर्स कांस्टेंट से रिलेटेड है, जो पहला पेज में मैं लिखाया हूँ ना आप लोगों को, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में उसका पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला और रीस्टोरिंग फोर्स का फार्मूला, वहां से क्वेश्चन था ये। देखिए हम जानते हैं कि दिया हुआ क्या है, V इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, द पोटेंशियल इज गिवन बाई एक्स स्क्वायर, मतलब पोटेंशियल जो है बराबर है एक्स स्क्वायर के। फोर्स बराबर होता है माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, तो डेल वी का वैल्यू रखेंगे एक्स स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये -2x आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो है ए और सी में तो आपका 2x दिया है, आना चाहिए क्या -2x, तो फोर्स का वैल्यू आया -2x। फोर्स कांस्टेंट का वैल्यू जो है क्या आएगा, तो फोर्स कांस्टेंट का वैल्यू निकालने के लिए हमको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला जो होता है V इज इक्वल टू 1/2kx का स्क्वायर होता है, और एक्स स्क्वायर जो है गिवन है इज इक्वल टू V बराबर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो 1/2k इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और ये k बराबर तो 2 इधर राइट साइड चले जाएगा पक्षांतर होकर के, तो k बराबर 2 हो जाएगा। दैट मीन्स फोर्स कांस्टेंट का वैल्यू 2 आएगा और आपका फोर्स का वैल्यू -2x आएगा। तो ये आपका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी इज द
करेक्ट आंसर। ठीक, सर ये वाला फोर्स वाला एक बार फिर से समझाइएगा तो, ऊपर वाला ये फोर्स का एक्चुअल कैसे में निकला? ये वाला फार्मूला मैं नहीं पढ़ाया तुम लोगों को, शायद इसको नहीं पढ़ाया हूँ ना। फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये v का वैल्यू जो है वो क्या दिया है तुमको क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर दिया है। फोर्स बराबर होता है माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो v का वैल्यू आप मैथ्स वाले हैं तो आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा -2x। तो फोर्स का वैल्यू तो -2x आ जाएगा। इसको पढ़ाया हूँ तुमको कॉपी में कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 1/2kx², और v का वैल्यू दिया है x का स्क्वायर के बराबर, तो x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 1/2k इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और k बराबर ये 2 जो है राइट साइड आ जाएगा तो k इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। दैट इज फोर्स कांस्टेंट। ठीक, चलो द v इज इक्वल टू 0 to 1, मतलब ट्रांजिशन हो रहा है 0 to 1। वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल एग्जिबिट ट्रांजिशन फॉर R0, R1, P1 and P2 lines at 2241, 2254, 2216 and 2203 centimeter inverse respectively. From this data, we can conclude that the molecule has rigid rotation and harmonic vibration, has inharmonic vibration, has rotational vibrational interaction, is the effect of nuclear spin statics। तो एकदम आपको बताओ, जब रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम मिलता है तो यहाँ पर R ब्रांच मिलता है, यहाँ पर सॉरी इधर P ब्रांच मिलता है, इधर मिलता है R ब्रांच। याद आ रहा है? अब बताओ, ये डेटा का हमको कुछ वैल्यू नहीं है, ये बोल रहा है कि ये P और R ब्रांच जो है क्यों मिलता है। तो P और R ब्रांच क्यों मिलता है? रोटेशनल वाइब्रेशनल जब इंटरेक्शन हो जाता है तो आपका ये P और R ब्रांच मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट है, आपका आंसर है। समझ आया? ये पढ़ा है क्यों मिलता है P R ब्रांच। रोटेशनल वाइब्रेशनल जब इंटरेक्शन होता है, जब कपल कर जाता है दोनों एक दूसरे को इंटरफेयर करते हैं, जब इंटरेक्शन करते हैं तो आपका जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम है वो जो है PQR ब्रांच में टूट जाता है, तो हमको PR ब्रांच मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, कोई दिक्कत? चलो ये पूरा आगे बढ़ते कंफ्यूजिंग हैं। करने, क्या चीज? ये पूरा कंफ्यूज कर देने वाला क्वेश्चन था। कंफ्यूज कर देने वाला था और कुछ नहीं है। इनहार्मोनिक वाइब्रेशन को कोई मतलब नहीं था। न्यूक्लियर स्पिन में तो क्या होता है, ऑड जे, इवन जे, ये सब गायब होते हैं, है ना। वो तो न्यूक्लियर स्पिन इफेक्ट होता है। और रिजिड रोटेशन, हार्मोनिक वाइब्रेशन, इसका कोई वो नहीं है। ये तो रिजिड रोटेशन के अलग मिलता है, हार्मोनिक वाइब्रेशन के लिए हमको अलग मिलता है। जब रोटेशन वाइब्रेशन दोनों इंटरेक्शन होता है तब ये P और R ब्रांच मिलता है। ठीक, यस। चलो आगे। The normal mode of ethylene represent by the figure below। इसको ग्रुप थ्योरी में पढ़ोगे आप। ये कल जो मैं पढ़ा रहा था ना, म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है, कल एक और क्वेश्चन में आया था ना ऐसे। तो जो सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करता है वो जो है म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। और म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है, जो मोड IR एक्टिव होगा वो रमन नहीं होगा, और जो रमन होगा वो IR नहीं होगा। समझ आया? ऐसे ही पढ़ रहे थे अपन म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो देखो ये कौन सा मोड दिखाया है तुमको, ये दिखाया है सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग हाइड्रोजन का। मतलब ये हाइड्रोजन एक साथ इधर जा रहा है तो ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है तो ये भी इधर जा रहा है, तो सब अपने अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इस स्ट्रेचिंग में या इस वाइब्रेशनल मोड में कहीं भी सेंटर ऑफ सिमेट्री गायब हो रही है क्या? सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है, गायब कहाँ हो रही है? क्या होगा अगर ये ऐसा, अगर आपका ये वाइब्रेशन होता है तो एक्चुअल में क्या होगा, कार्बन डबल कार्बन, ये हाइड्रोजन का लेंथ ही तो बढ़ जाएगा। ये लीजिए, ये लीजिए, हाइड्रोजन दूर दूर ही चले। अभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या? अभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या? सर वो हाइड्रोजन दूर जा रहा है कि एंगल उसका ऐसे ऐसे हो जा रहा है, मतलब सीजरिंग टाइप का कर रहे एक्चुअल में हैं? ये इस मोड को दिखा रहा था कि एक्चुअल में दूर ही जा रहा था। पर चलो तुम उसी मोड को ले लो यार। चलो तुमको मैं वैसे ही समझा देता हूँ, पास पास ही आ रहा है।
तो ये क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ऐसे हो जाएगा थोड़ा, समझ रहे हो ना, हाँ अंदर ही तो जा रहा है ना ऐसे थोड़ा सा, यस जितना ये अंदर जा रहा है उतना अंदर ही आ रहा है, जितना अंदर ये जा रहा है उतना अंदर ही आ रहा है, तो अभी भी तो सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगा ना। तो जब सेंटर ऑफ सिमेट्री जब एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ पर जो मोड IR एक्टिव होगा वो रमन नहीं होगा, समझ आया। तो ये पहला ऑप्शन है ओनली IR एक्टिव, दूसरा ऑप्शन है ओनली रमन एक्टिव, तीसरा ऑप्शन है बोथ IR एंड रमन एक्टिव, डी नाइदर IR नॉर रमन एक्टिव। तो ध्यान देना, IR होने के लिए क्या होता है यार बता, ये बोथ वाला तो कट जाएगा, बोथ वाला तो कट जाएगा, IR होगा तो रमन नहीं होगा, रमन होगा तो IR नहीं होगा, तो बोथ IR एंड रमन एक्टिव ये तो नहीं होगा, ठीक है। IR के लिए डाइपोल मोमेंट होना चाहिए, चेंज होना चाहिए डाइपोल मोमेंट में, समझ आ रहा है। IR के लिए क्या पढ़ते हैं अपन, कूलिंग वाइब्रेशन, चेंज इन डाइपोल मोमेंट। यहाँ पर कहीं पर भी डाइपोल मोमेंट चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, तो ये जो है ओनली IR एक्टिव भी तो नहीं होगा। और रमन एक्टिव हम जानते हैं कि भैया अगर हम रोटेशनल रमन की बात करें, यहाँ तो वाइब्रेशन हो रहा है, तो वाइब्रेशनल रमन जो है सभी कंपाउंड जो है वाइब्रेशनल रमन शो करते हैं, तो यहाँ पर नाइदर IR और नॉर रमन एक्टिव भी कट जाएगा। कहाँ गया, अच्छा नाइदर IR और नॉर रमन भी कट जाएगा, तो ऑप्शन क्या बच जाएगा, ओनली रमन एक्टिव, ओनली रमन एक्टिव। ओके, समझ आया। ठीक है, किसी कोई दिक्कत, किसी कोई दिक्कत। नो सर। तो इसको ना जब ग्रुप थ्योरी आएगा ना तो ग्रुप थ्योरी में भी पढ़ोगे इसको, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन है, इन द प्योर रमन रोटेशनल स्पेक्ट्रम, प्योर रमन रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ O2 मॉलिक्यूल है, वो भी O216, whose इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट इज 3 समेशन ऑफ G ग्राउंड माइनस ट्रांजिशन टू फ्रॉम, बताओ भैया O216 के लिए तुमको मैं क्या पढ़ाया हूँ, इवन J वैल्यू आर मिसिंग, odd J value are missing, all J level appears, none of the J levels appear। बताओ CO2 और O2 odd O2 के लिए इवन जी, इवन O2 के लिए कौन सा J, इवन इवन J, तो इवन J मिसिंग होता है कि इवन J के लिए आता है, क्या मिसिंग होता है। मतलब इवन J वाला अपीयर होता है कि मिसिंग तो एब्सेंट होता है, एब्सेंट। तो आपका कहने का मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर 2, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 जो गलत होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए इवन J लेवल आर मिसिंग। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये थ्रू द पॉइंट आपका क्वेश्चन आया था ये, ठीक। चलो ओके, तो ये आज के लिए इतना ही था। तो बहुत सारे क्वेश्चन हो गए आपके, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी से रमन से भी कवर हो गया, रोटेशनल से भी कवर हो गया और माइक्रोवेव से भी कवर हो गया। कल और आज में बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है इससे हम क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आज के कोई भी क्वेश्चन में आपको किसी को दिक्कत, नो सर।